राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियों से पहले मैंने लगातार 3 रातें जागकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटने के लिए हाई स्पीड ट्रेन की टिकट बुक की थी। अभी चैन की सांस ही ली थी कि उसका मैसेज आ गया। काई कून का मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी टिकट उसे दे दी। तुम देखो ना, कोई खड्डे होकर जाने वाली टिकट मिल जाए तो ले लेना। वैसे भी 7-8 घंटे का सफ़र ही तो है। मैं काफ़ी देर तक स्क्रीन पर कैंसिल हुए ऑर्डर को देखता रह गया। दिल में जैसे कुछ अटक सा गया था। लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन उठाकर कॉल मिलाया। माँ, क्या हमारे घर का प्राइवेट जेट सीधे मेरे कॉलेज के गेट पर उतर सकता है? फ़ोन के दूसरी तरफ 2 सेकंड तक खामोशी रही। मेरी माँ शायद मेरे इस अचानक और बेहद हाई प्रोफाइल वाले सवाल से चौंक गई थीं। लेकिन वो मुझे अच्छी तरह जानती थीं। मैं कभी बिना वजह जिद करने वाला इंसान नहीं था। हाँ, हो सकता है। उन्होंने बिना कुछ पूछे तुरंत हामी भर दी। थैंक यू माँ, आपसे भी क्या औपचारिकता करनी, घर पहुंचकर बात करता हूँ। माँ से कॉल खत्म होते ही सुन वांजो का फोन बेचैनी से आ गया। ये जो, तुम्हें क्या हो गया है? मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट और शिकायत थी। बस एक टिकट ही तो थी, इतनी सी बात पर नाराज होने की क्या जरूरत है? कायकून का मूड खराब था। तुम थोड़ा समझ नहीं सकते क्या? मैंने फोन कसकर पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उंगलियां हल्की सफेद पड़ गईं। मेरी टिकट थी, तुमने बिना पूछे उसे कैंसिल कैसे कर दिया? अरे उस वक्त हालत ही ऐसी थी। सु वांजो का लहजा और भी बेपरवाह हो गया। काई कून का इस बार एग्जाम अच्छा नहीं गया। उसका मूड बहुत खराब है। वो पूरी तरह टूट सी गई है। तुमने जो बिजनेस क्लास की सीट बुक की थी, वहां माहौल शांत और आरामदायक होता है। रास्ते में उसे थोड़ा सुकून मिल जाता, उसका मन भी हल्का हो जाता। और फिर जब तुम टिकट बुक कर रहे थे तो एक और टिकट क्यों नहीं ले ली? अब इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है। उसकी बातें सुनकर मैं गुस्से से भर गया। सूरवानजो, वो 2 टिकट मैंने लगातार 3 रातें जाग कर बुक की थी। स्क्रीन पर लगातार नजर गड़ाए बैठा रहा। पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं हुई। उंगलियां तक दर्द करने लगी थीं। तब जाकर टिकट मिली थी। मैंने सोचा था कि ये पहली बार होगा जब हम साथ घर जाएंगे, कुछ खूबसूरत यादें बनेंगी। लेकिन तुमने मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा और मेरी टिकट कैंसिल करके उसे दे दी। तुम कहना क्या चाहते हो? सुवांजो की आवाज और ऊंची हो गई। ये जो, मुझे लग रहा है तुम अब बहुत बदल गए हो। इतने ठंडे दिल के और छोटी छोटी बातों का हिसाब रखने वाले बन गए हो। काईकुन भी तुम्हारी दोस्त है। वो अकेली दूसरे शहर में पढ़ाई कर रही है। उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। हम अगर उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रख लें तो इसमें गलत क्या है? तुम बस इसी एक टिकट की बात पकड़कर बैठे हो। मुश्किल? मैंने धीरे से ये शब्द दोहराया और दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया। उसे मुश्किल है तो क्या मुझे नहीं है? मुझे 7-8 घंटे खड़े होकर जाना पड़े, उसके बारे में तुमने कभी सोचा? स्टैंडिंग टिकट में क्या हो गया? बस थोड़ी तकलीफ ही तो होगी। तुम इतने नाजुक और ड्रामेबाज कब से बन गए? सु वांजो की आवाज निराशा से भरी हुई थी। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत अच्छे और समझदार इंसान हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दिखावे वाले निकलोगे। सिर्फ इसलिए कि बिजनेस क्लास की सीट नहीं मिली, तुम्हें अपनी इज्जत जाती हुई लग रही है। तुम्हें जरूर सबका मूड खराब करना है। उसकी बातें सुनकर मुझे बस गहरी विडंबना महसूस हुई। दिखावा? क्या मैं सच में सिर्फ एक हाई स्पीड ट्रेन की बिजनेस क्लास टिकट के लिए इतना परेशान था? उसे कभी समझ नहीं आएगा कि मुझे उस टिकट से मतलब ही नहीं था। मैं बस उसके साथ घर जाना चाहता था। उस सफर को साथ साथ बिताना चाहता था। अगर मैं सच में चाहता तो एक टिकट क्या, पूरी की पूरी ट्रेन खरीद लेना भी मेरी माँ के लिए बस एक शब्द कहने जितनी आसान बात थी। लेकिन अब मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं था। मैं बस यह देखना चाहता था कि वह और उसका वो नाजुक सा ग्रीन टी बॉय आखिर और क्या क्या ड्रामा कर सकते हैं। मैं कुछ सेकंड तक चुप रहा, लेकिन मेरे इस सन्नाटे को सुई वांजोउ ने ऐसे समझा जैसे मैं गलती मानकर समझौता कर रहा हूं। उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई, लेकिन उसमें अब भी एहसान जताने वाला लहजा था। अच्छा, बस करो, ड्रामा मत करो। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगा है। बाद में तुम्हें मूवी दिखा दूंगी, इसे मुआवजा समझ लेना। ठीक है, अब जल्दी से देखो कि कोई स्टैंडिंग टिकट मिल सकती है या नहीं।
तब तक मैं और काइकून एग्जिट गेट पर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मैं लगभग कल्पना कर सकता था कि इस वक्त उसके चेहरे पर वही भाव होंगे, जैसे उसे लग रहा हो कि उसने बहुत बड़ी मेहरबानी करके मुझे मना लिया है। ज़रूरत नहीं है, मैंने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब ज़रूरत नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? सुई वांजो एक पल के लिए ठिठक गई। मैंने हल्के से कहा, मेरा मतलब है, टिकट तुम लोग ही रखो, वापस जाने का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। मेरी आवाज़ बिल्कुल शांत थी, उसमें कोई भी भावना सुनाई नहीं दे रही थी। ये जो, क्या तुम्हें ज़रूरी है कि तुम ऐसा ही करो? सुवांजो की आवाज़ में फिर से झुंझलाहट आ गई। क्या तुम बच्चों जैसी जिद छोड़ नहीं सकते? तुम अकेले क्या कर लोगे? टिकट तो मिलने से रहा, क्या तुम उड़कर वापस आओगे? उड़कर? मेरे दिल में ठंडी हंसी उभरी। हाँ, सच में मैं उड़कर ही वापस आने वाला था। मैंने गहरी सांस लेकर अपने जज्बात संभाले। मेरा मतलब है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम बस शू काइकून का अच्छे से ख्याल रखना। यह सुनकर कि मैं मान गया हूं, सुवांजो की आवाज आखिरकार पूरी तरह नरम पड़ गई। उसमें हल्की सी संतुष्टि भी थी। बस ऐसे ही ठीक है। अच्छे बच्चे की तरह ड्रामा मत करो। जल्दी जाकर टिकट का इंतजाम करो। खड़े होकर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इतना नखरे मत दिखाओ। मैं पहले जाकर काइकून के लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। वो पूरे दिन से परेशान था, अभी तक संभल नहीं पाया है। ठीक है, मैं अब एक शब्द भी नहीं कहना चाहता। चलो, फोन रखता हूँ, बाद में बात करेंगे। इतना कहकर उसने जल्दी से कॉल काट दी। मैं आराम से नेशनल डे की छुट्टियों में घर ले जाने वाला सामान समेटने लगा। अभी एक सूटकेस बंद ही किया था कि फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। फिर वही सुवांजो। मैंने भौं उठाई, कॉल रिसीव की, लेकिन कुछ नहीं बोला। ये जो, उसकी आवाज पहले से काफी हल्की लग रही थी। क्या कर रहे हो? टिकट का कुछ देखा? नहीं देखा, मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उधर कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई, जैसे मेरी बेरुखी ने उसे रोक दिया हो। लेकिन वह जल्दी ही संभल गया और खुद ही बोलने लगा। ओह, वो, जब साइक उनको पता चला कि तुम्हारा टिकट रद्द हो गया, तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा, सोचा था तुम्हारे लिए अपने शहर की कुछ खास चीजें लेकर आऊं, ताकि तुम्हारा ठीक से धन्यवाद कर सकूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आगे की बात का इंतजार करने लगा। मुझे यकीन नहीं था कि साइकुन इतनी आसानी से इतना अच्छा बनने वाला है। जैसा मैंने सोचा था, सुवांजो ने तुरंत बात घुमाई। वो, ये जो, एक और बात थी। राष्ट्रीय अवकाश के बाद जब हम वापस आएंगे, तो लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में सीट मिलना बहुत मुश्किल होगा। वह हिचकिचाते हुए बोली, तुम देखो ना, वैसे भी मेरा मतलब है, तुम घर जाकर शायद कोई खास काम तो करोगे नहीं। तो क्या तुम 2 दिन पहले वापस आकर मेरे और साइकुन के लिए सीटें पकड़ सकते हो? हम लौटने के बाद साथ में पढ़ाई और रिवीजन करने का सोच रहे हैं। उसकी बात सुनकर मुझसे हंसी छूट गई, लेकिन वह ठंडी और व्यंग्य भरी थी। मुझे याद आया, सेमेस्टर शुरू होने के शुरुआती दिनों में मैं एक नया नोटबुक और 2 कप मिल्क टी लेकर सू वांजो के हॉस्टल के नीचे उसका इंतज़ार कर रहा था। तब मैंने उससे कहा था, सुना है लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर खिड़की के पास वाली सीटों से गिंको के पेड़ों वाली सड़क दिखाई देती है। पतझड़ में वहाँ का नज़ारा ज़रूर बहुत खूबसूरत होगा। उस समय मैं उसे देखते हुए, उसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। कल हम दोनों लाइब्रेरी जाकर साथ में पढ़ाई करें, कैसा रहेगा? मुझे याद आया, जब मैंने कभी उसे साथ चलकर पढ़ने के लिए कहा था, तब सू वांजो ने भौहें सिकोड़ते हुए मेरे हाथ से दूध वाली चाय हटाकर कहा था, बेकार की झंझट मत करो। ये जो, लाइब्रेरी इतनी दूर है, वहां तक पैदल जाने में ही 20 मिनट लग जाते हैं। उतने समय में तो हॉस्टल में बैठकर 2 पन्ने और पढ़ लिए जाए। लेकिन अब जू चैकून के लिए, वह चाहती थी कि मैं, जिसका टिकट दोनों ने मिलकर रद्द करवा दिया था और जिसे शायद कई घंटों तक खड़े होकर सफ़र करना पड़ता, पहले ही कॉलेज लौट आऊं, ताकि वे दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठ सकें। मेरी चुप्पी को शायद सुवन जो ने हिचकिचाहट या सहमति समझ लिया। देखो, इससे तुम्हें भी घर पर अकेले बोर नहीं होना पड़ेगा और हमारी मदद भी हो जाएगी। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, है ना? और अगर शू के कुन को पता चला, तो वह भी बहुत खुश होगा। उसका मूड ठीक हो गया है, तो अगली परीक्षा में वह जरूर अच्छा करेगा।
मैंने गले में उठ रही घिन और बेचैनी को बड़ी मुश्किल से दबा लिया। अभी उनसे खुलकर झगड़ा करने का मतलब था कि उनके आगे होने वाले और भी दिलचस्प नाटक देखने का मौका खो देना। मैंने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी की। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम लोग अच्छे से घूमो फिरो। मेरे दोबारा चुपचाप मान जाने की बात सुनकर सु वांजू का मूड पूरी तरह अच्छा हो गया, मानो उसकी सबसे बड़ी परेशानी ही खत्म हो गई हो। बस यही तो सही है ये जो। मुझे पता था कि तुम सबसे ज्यादा समझदार और ख्याल रखने वाले हो। तो फिर तय रहा, सीट का इंतजाम तुम ही कर देना। सबसे अच्छा होगा अगर खिड़की के पास और हवा आने वाली जगह मिल जाए, क्योंकि छाई खून को ऐसी सीट पसंद है। वापस आकर मैं तुम्हें उस रेस्टोरेंट में खाने ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते थे। इतना ही नहीं, उसने सीट के बारे में अपनी खास मांग भी बड़े ध्यान से बता दी। मैंने नाक से बस एक सपाट सा स्वर निकाला। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। साइकुन ने मुझे बुलाया है, मैं जाकर देखता हूं क्या बात है। उसने बेसब्री से फोन काट दिया। फोन कटने के बाद लगातार आती व्यस्त टोन सुनाई देती रही और मेरे चेहरे पर बचा हुआ आखिरी दिखावटी भाव भी गायब हो गया। अगले 2 दिन शांति से बीते। सुवांजो ने मुझे दोबारा फोन नहीं किया, बस वीचैट पर एक बार फिर खड़े होकर जाने वाले टिकट की बात याद दिलाई। उसे डर था कि कहीं मेरी लापरवाही की वजह से शू साइकुन का मन लगाकर पढ़ाई करने का मौका खराब ना हो जाए। दूसरी तरफ शू साइकुन ने अपने मोमेंट्स पर एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर के पीछे शहर के केंद्र में मौजूद वही कॉफ़ी शॉप थी जहां जाने की बात मैं हमेशा सु वांजो से किया करता था। कैप्शन था, इतनी मेहनत की फिर भी कोई नतीजा नहीं मिला, थोड़ा टूट सा गया हूँ। शुक्र है कि कोई हमेशा मेरे साथ रहता है। छुट्टियों में बाहर निकलकर थोड़ा मन हल्का करूंगा। नीचे सु वांजो की टिप्पणी साफ दिखाई दे रही थी। कोई बात नहीं, छुट्टियों में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें ढेर सारा अच्छा खाना खिलाऊंगी। उनके साझा दोस्तों के लायक और चिंता जताने वाली टिप्पणियां भी नीचे करीने से लगी हुई थीं। मैंने बिना किसी भाव के स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल कर दिया। तस्वीर को बड़ा करके देखने तक की भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी। स्कूल छोड़ने से एक दिन पहले की दोपहर मेरे हॉस्टल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने दरवाज़ा खोला और हैरानी से देखा कि बाहर सुवांजो और शू साइकुन खड़े थे। मुझे देखते ही शू साइकुन ने तुरंत अपराध बोध से भरी मुस्कान दिखाई। भाई जो, हमने आपको परेशान तो नहीं किया? वहीं सु वांजो ने सीधे गर्दन बढ़ाकर मेरे कमरे के अंदर झांका। उसकी नज़र कमरे में साफ दिखाई दे रहे उस सूटकेस पर पड़ी जिसे मैंने खुली जगह पर रखा हुआ था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी, लेकिन इतना मामूली कि शायद कोई और नोटिस भी ना कर पाता। कोई काम था? मैं दरवाजे के सामने ही खड़ा रहा। उन्हें अंदर आने देने का जरा भी इरादा नहीं था। ओह, कोई खास बात नहीं। सुवांजो ने अपनी नज़र वापस खींच ली और लापरवाही भरे अंदाज में कहा, साइकुंग कल थोड़ा जल्दी रेलवे स्टेशन जाना चाहता है। मैं उसकी पैकिंग में मदद करने आई हूँ और सोचा तुम्हें भी देखती चलूं। उसकी नज़र फिर मेरे सूटकेस पर जा टिकी, जैसे वह कुछ परख रही हो। टिकट मिल गया? जनरल खड़े होकर जाने वाला। टिकट? क्या तुम भी हमारी ही ट्रेन से जा रहे हो? शू साइकुन ने भी चिंता जताने का दिखावा करते हुए मेरी ओर देखा। अगर हमारी ही ट्रेन हुई तो सबसे अच्छा रहेगा। रास्ते में एक दूसरे का सहारा भी रहेगा, सामान उठाने में भी आसानी होगी। मैं उसके चेहरे पर मौजूद बनावटी चिंता को देखता रहा और धीरे से बोला, मैंने कोई टिकट नहीं खरीदा। सामने खड़े दोनों लोग एक साथ चौंक गए। सबसे पहले शू साइकुन संभला। उसकी आवाज में छिपी हुई खुशी और तंज को महसूस करना मुश्किल नहीं था। अरे, टिकट नहीं खरीदा? तो फिर भाई जो, आप घर कैसे जाओगे? क्या जनरल टिकट भी नहीं मिला? अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। सुवांजो का चेहरा तुरंत उतर गया। ये जो, इन 2 दिनों में तुम आखिर कर क्या रहे थे? उसने नाराजगी से कहा। मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि जल्दी से टिकट बुक करो। अब तुम कह रहे हो कि टिकट ही नहीं खरीदा। वह जितना बोलती गई उसकी आवाज उतनी ही कठोर होती गई। तो क्या तुम्हारा इरादा है कि कॉलेज से पैदल चलकर घर जाओगे? मैं उन दोनों को देख रहा था। एक अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, दूसरा बुरा बनने का। ये देखकर मुझे हंसी आ रही थी।
मेरे पास वापस जाने का तरीका है, मैंने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे पास क्या तरीका होगा? सुवांजो की आवाज में अब साफ झुंझलाहट थी। इस वक्त भी अकड़ दिखा रहे हो। मुझे पता था तुम भरोसेमंद नहीं हो, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते। अब फिर मुझे ही दोष दोगे, कहोगे कि सब मेरी वजह से हुआ। शियाओ जो, जो भैया से ऐसा मत कहो। शू छाइकुन ने हल्के से सुवांजो के कंधे पर हाथ रखा, फिर मेरी ओर देखकर बोला, जो भैया, अगर सच में आपके पास कोई उपाय नहीं है तो मेरे रूममेट का बाहर एक अपार्टमेंट है। अगर आप चाहें तो कुछ दिनों के लिए वहां रह सकते हैं। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला, कुछ बार स्क्रीन पर टैप किया और फोन मेरी ओर घुमा दिया। स्क्रीन पर जल्दबाजी में खींची गई एक तस्वीर थी। एक बेहद छोटा और तंग कमरा। दीवारों पर नमी और उखड़े हुए रंग के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फर्श पर अभी तक न खोले गए पार्सलों के डिब्बे और इस्तेमाल किए हुए फूड डिलीवरी बैग बिखरे पड़े थे। एक साधारण सी पढ़ाई की मेज डगमगा रही थी और उस पर खाए हुए इंस्टेंट नूडल्स के खाली कप भी पड़े थे। मैंने उस अपार्टमेंट की तस्वीर को देखा जहां ठीक से पैर रखने की भी जगह नहीं थी। जरूरत नहीं, मैंने एक बार फिर मना कर दिया। मेरी नजर उन दोनों पर घूमी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरे तरीके से पहुंचना ट्रेन से भी थोड़ा तेज है। सुवांजो को मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि मैं बस अपनी झूठी शान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने हाथ हिलाया जैसे अब मुझसे बात करने की भी इच्छा ना हो। ठीक है, जैसा करना है करो। वापस नहीं जा पाए तो मुझे दोष मत देना। मैं और छायकुन कल सुबह सुबह निकल रहे हैं। खड़े होकर सफर तुम्हें करना है, बस ये मत भूलना। इतना कहकर वह शू छायकुन को साथ लेकर मुड़ा और वहां से चला गया। कॉलेज छोड़ने वाले दिन मौसम असाधारण रूप से सुहावना था। मैं अपना सूटकेस खींचते हुए हॉस्टल की इमारत से कुछ ही दूर निकला था कि पीछे से दो ऐसी आवाजें सुनाई दी जिन्हें इस समय सुनने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जो भैया, तुम्हें टिकट नहीं मिली, फिर भी बाहर जा रहे हो? शू साइकुन जल्दी से मेरे पास आया। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी। तो क्या तुम्हें रहने की कोई जगह मिल गई है? सुवांजो भी भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी नज़र ऐसी थी जैसे किसी नासमझ बच्चे को देख रही हो जो हमेशा दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करता है। तुमने तो कहा था कि टिकट नहीं मिली, फिर ये सूटकेस लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं ऐसा मत कहना कि तुम कोई बस वगैरह पकड़ने वाले हो। उसकी आवाज में भरा हुआ तिरस्कार साफ महसूस हो रहा था। ऐसी जगहें तो घुटन भरी और भरी हुई होती हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं वहां। पिछली बार मेरा एक रूममेट ऐसी बस में गया था। वापस आया तो उसके कपड़ों से सस्ते पेट्रोल और पसीने की मिलीजुली अजीब बदबू आ रही थी। उसने बाहें सीने पर बांध ली और जानबूझकर आधा कदम पीछे हट गया, मानो मैं पहले ही उस बदबू से लथपथ हो चुका हूं। अगर तुम सच में उस कबाड़ बस में जाने वाले हो तो कुछ समय तक मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मुझे शर्म आती है। उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे मैं कोई ऐसा काम करने जा रहा हूं जिससे उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। शियाओ जो, तुम इतना गुस्सा मत करो। शू साइकुन मेरी तरफ मुड़ा और मेरे लिए चिंता करने वाला एक बनावटी दयालु चेहरा बनाकर बोला, मैंने पहले जिस छोटे से अपार्टमेंट की बात की थी, भले ही वह थोड़ा छोटा है और पुराना भी, लेकिन कुछ समय के लिए रहने के लिए तो ठीक है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें दे सकता हूं। कम से कम उस भरी हुई बस में धक्के खाने से तो बेहतर ही होगा। उसकी बातों का लहजा ऐसा था मानो मैं इतनी बुरी हालत में पहुंच चुका हूं कि मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं बची और मुझे उसके दिए हुए किसी एहसान की जरूरत है। सु वांजोउ ने यह सुना तो उसे और भी यकीन हो गया कि मैं ही बेवजह जिद कर रहा हूं। देखो, साइकुन कितना अच्छा इंसान है। तुम भी नाहक नखरे मत करो। जल्दी से उसकी चाबी ले लो और कुछ दिन उसके यहां रह लो। कम से कम यूं इधर उधर भटकने से तो बेहतर है। वैसे भी इससे तुम्हारे लिए लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने के लिए जगह ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। मैं उन दोनों को एक दूसरे का साथ देते और मिलकर बातें बनाते देख रहा था। मेरे दिल में बची हुई उम्मीद की आखिरी चिंगारी भी पूरी तरह बुझ गई। मैंने अपना पैर थोड़ा खींचते हुए कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास रहने की जगह है। रहने की जगह है? सुवांजो की भौहें और सिकुड़ गईं।
जाहिर था कि उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। तुम कहाँ जाओगे? यहाँ तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार या दोस्त है? घर, मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। घर? सुवांजो ऐसे हंसी जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। टिकट खरीदी नहीं है तो वापस कैसे जाओगे? क्या उड़कर जाओगे? उसकी बात शायद गुस्से में किया गया ताना थी, लेकिन मैंने पूरी गंभीरता से सिर हिला दिया। हाँ, प्राइवेट जेट से उड़कर जाऊंगा। एक पल में आसपास की हवा जैसे जम गई। शू साइकुन के चेहरे पर टंगी वह बनावटी हमदर्दी वाली मुस्कान वहीं ठिठक गई, मानो किसी ने उसे रोक दिया हो। सुवांजो भी पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कई सेकंड तक वह कुछ बोल ही नहीं पाई, फिर जाकर उसे होश आया। इसके बाद उसके चेहरे पर तुरंत ठगा जाने और मजाक उड़ाए जाने का गुस्सा उभर आया। ये जो, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है कि तुम कैसी बकवास कर रहे हो? प्राइवेट जेट? फिर ये क्यों नहीं कहते कि रॉकेट में बैठकर घर जाओगे? टिकट नहीं मिली तो नहीं मिली। क्या अपनी झूठी शान बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलना जरूरी है? तुम्हारी ये हरकत मुझे तुम्हारे बारे में और भी बुरा सोचने पर मजबूर कर रही है। इस समय शू साइकुन भी संभल चुका था। उसने हल्के से सुवांजो को छुआ और नरम लेकिन जानबूझकर बनाए गए सहानुभूतिपूर्ण लहजे में बोला, शाओ जो, तुम गुस्सा मत हो। जो भाई शायद बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। हमें उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सुवांजो की आंखें निराशा और घृणा से भरी हुई थीं। समझूं? मैं इसे कैसे समझूं? ये जो, मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम इतने दिखावटी और घमंडी हो, और इतने बेवजह जिद्दी और तर्कहीन भी। प्राइवेट जेट से घर जाओगे? उसने तिरस्कार से कहा। इतना बड़ा झूठ भी तुम बड़े आराम से बोल लेते हो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि प्राइवेट जेट का मतलब क्या होता है? एक मामूली बिजनेस क्लास की टिकट के लिए तुम्हें 3 दिन तक जूझना पड़ा था, और अब प्राइवेट जेट की बात कर रहे हो। मैंने उसके गुस्से से भरे चेहरे की ओर देखा, फिर शू साइकुन के चेहरे पर छिपाए न छिपने वाली खुशी और तमाशा देखने वाले भावों को देखा। अचानक मुझे यह सब बेहद बेमानी लगा। उनसे बहस करना मानो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। पूर्वी गेट की तरफ का इलाका सचमुच खाली करा दिया गया था। वहां अस्थाई बैरिकेड और सुरक्षा घेरा लगा हुआ था। एक महंगा और शानदार प्राइवेट जेट चुपचाप वहां खड़ा था, जिसकी कीमत पहली नजर में ही साधारण नहीं लग रही थी। मैं अपना सूटकेस खींचते हुए बिना किसी जल्दबाजी के बोर्डिंग सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी पायलट तेज कदमों से मेरी ओर आया। वह हल्का सा झुककर बेहद सम्मान से बोला, यंग मास्टर, ये सब कुछ तैयार है। हम कभी भी उड़ान भर सकते हैं। मैडम ने खास तौर पर कहा है कि आप रास्ते में आराम का ध्यान रखें। मैंने सिर हिलाया। धन्यवाद कैप्टन ली, आप लोगों को तकलीफ दी। ये पूरी बातचीत पीछे खड़े उन दोनों के कानों में एक एक शब्द साफ पहुंच गई। सुवांजो का चेहरा अब सिर्फ शर्मिंदगी से भरा नहीं था। उसका रंग इस तरह उड़ चुका था मानो उसकी पूरी दुनिया और सोच एक झटके में टूटकर बिखर गई हो। उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया था। आंखें हैरानी से फैली हुई थीं, जैसे वह पहली बार मुझे सच में पहचान रहा हो। शू छाइकुन की हालत तो और भी देखने लायक थी। उसके हमेशा सलीके से सजे चेहरे पर अब सिर्फ गहरा सदमा और छिपाए न छिपने वाली ईर्ष्या बची थी। वह कभी उस प्राइवेट जेट को देखता, कभी मेरी तरफ। अनजाने में उसकी उंगलियां अपनी महंगी जैकेट की आस्तीन को कसकर पकड़ चुकी थीं। ये ये आखिर हो क्या रहा है? सुवांजो ने आखिरकार अपनी कांपती हुई आवाज वापस पाई। वह अचानक कुछ कदम आगे बढ़ा, लगभग सुरक्षा बैरियर से टकराने ही वाला था। ये विमान, उन्होंने तुम्हें यंग मास्टर ये कहा। तुम तुम आखिर हो कौन? वह इतनी बुरी तरह घबरा चुका था कि उसे खुद नहीं पता था कि कौन सा सवाल पहले पूछे। मैं ऊपर से उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर फैली घबराहट और अविश्वास अब मुझे बेहद हास्यास्पद लग रहे थे। कुछ मिनट पहले तक वही मेरे सामने ऊंचे स्वर में मुझे दिखावटी, झूठा और बेतुका कहकर डांट रहा था, और अब जो तुम देख रहे हो, बात बस इतनी ही है। मेरी आवाज में कोई विशेष भाव नहीं था। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं कौन हूं, मैंने शांत निगाहों से उसके चेहरे की ओर देखा और धीरे से कहा, तुम्हें यह जानने का कोई हक नहीं है। और एक बात,
पहले से बता देता हूँ, मैंने शांत स्वर में कहा। तुम पिछले 3 साल से जो चेनशी छात्रवृत्ति डॉन स्कॉलरशिप ले रहे थे, वह इस महीने से बंद कर दी गई है। ये सुनते ही सुवांजो सन्न रह गई। उसकी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य बिजली ने उसके दिमाग पर वार कर दिया हो। वह पूरी तरह जड़ होकर खड़ी रह गई। तुम्हें यह फैसला लेने का हक किसने दिया? उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा। तुम खुद को क्या समझते हो? वह तो चेंशी ग्रुप की छात्रवृत्ति है। उसका तुमसे क्या लेना देना? तुम तो बस एक साधारण छात्र हो। सच में खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगे हो क्या? पास खड़ा शिव चाइकुन भी दांत भींच कर रह गया। उसका एक हाथ मुट्ठी में कस गया, जबकि दूसरे हाथ से उसने सुवांजो की बांह पकड़ ली। नामुमकिन, उसने अविश्वास से कहा। तुम्हारे पास ऐसा करने की ताकत हो ही नहीं सकती। जाहिर था उन्होंने मेरी बात को किसी घटिया धमकी या फिर मेरी बेवकूफ़ी भरी डींग समझ लिया था। मैंने उनकी ओर दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं समझी। मैं मुड़ा, विमान में सवार हुआ। जमीन पर मौजूद हर चीज तेजी से छोटी होती गई और आखिरकार नजरों से ओझल हो गई। मैंने अपना फोन निकाला और माँ को एक संदेश भेजा। माँ, मैं सुरक्षित उड़ान भर चुका हूँ। लगभग अगले ही पल माँ का सैटेलाइट फोन सीधे आ गया। आजो! फोन के दूसरी तरफ से माँ की आवाज सुनाई दी। छात्रवृत्ति वाली बात मैंने सचिव ली को संभालने के लिए कह दिया है। फिर वह एक पल रुकी और उनकी आवाज में एक ऐसी दृढ़ता आ गई जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। और आगे से ऐसे लोगों से दूर रहना जिनके इरादे साफ नहीं हैं, जिन्हें शिष्टाचार और मर्यादा की समझ नहीं है, और जो जरा सी बात पर घबरा कर मेरे सचिवालय में फोन करके जवाब तलब करने लगते हैं, वह तुम्हारे लायक नहीं है। लगता है सुवांजो सचमुच घबरा गया था। उसने सीधे फोन करके पूछताछ तक कर डाली। लेकिन अफसोस, उसे जो मिला होगा वह सिर्फ एक औपचारिक सूचना रही होगी, और शायद दूसरों के मामलों में हद से ज्यादा दखल देने और बेवजह जानकारी खंगालने के लिए एक सख्त चेतावनी भी। समझ गया माँ, धन्यवाद। राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियां शांत और आरामदायक तरीके से बीतीं। घर की गर्मजोशी और अपनापन ऐसा था कि मैं लगभग उन सारी अप्रिय बातों को भूल ही गया। शू साइकुन का सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह शांत पड़ गया था। जो व्यक्ति पहले दिन में 7-8 पोस्ट डाला करता था, उसकी प्रोफाइल अब लगभग खाली पड़ी थी। सुवांजो ने तो मुझे एक भी संदेश नहीं भेजा। वह असामान्य रूप से शांत था। छुट्टियां खत्म होने के बाद मैं घर की गाड़ी से वापस विश्वविद्यालय पहुंचा। जैसे ही मैंने कैंपस के एक मुख्य द्वार के अंदर कदम रखा, मुझे तुरंत महसूस हो गया कि माहौल कुछ अलग है। कुछ छात्र जो अभी अभी एक कोने में खड़े फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, मुझे देखते ही मानो अचानक चुप हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर अर्थपूर्ण नजरों से देखा और फिर जल्दी जल्दी अलग अलग दिशाओं में चले गए। उसी समय मेरा फोन पागलों की तरह लगातार वाइब्रेट करने लगा। मैंने कुछ ऐसे वीचैट ग्रुप खोले जो आमतौर पर काफी सक्रिय रहते थे। जैसे ही ग्रुप खुले, गंदी अटकलें और दुर्भावनापूर्ण सुर्खियां सीधे आंखों के सामने आ गईं। सनसनीखेज, एक मशहूर कैंपस हैंडसम छात्र ने राष्ट्रीय दिवस की छुट्टियां प्राइवेट जेट पर रहस्यमयी तरीके से बिताई। पीछे है एक रियल एस्टेट अमीर महिला, सामने से टॉपर, पीछे से खिलाड़ी। अमीर महिला के संरक्षण में रहने वाले पुरुष, छात्र की आलीशान जिंदगी का सच। बड़ा खुलासा, उत्कृष्ट छात्र पुरस्कार का प्रमुख दावेदार दरअसल एक धनवान महिला का आश्रित निकला। क्या उसका चरित्र इस सम्मान के योग्य है? एक से बढ़कर एक शीर्षक इतने चौंकाने वाले थे कि उन्हें देखकर ही झटका लग रहा था। हालांकि किसी पोस्ट में मेरा नाम सीधे नहीं लिखा गया था, लेकिन उत्कृष्ट छात्र पुरस्कार का दावेदार, प्राइवेट जेट जैसे शब्द लगभग साफ तौर पर मेरी ओर ही इशारा कर रहे थे। पोस्टों के नीचे सैकड़ों टिप्पणियां जमा हो चुकी थीं। खुद को अंदर की जानकारी रखने वाला बताने वाले लोग तरह तरह की बातें लिख रहे थे। कोई दावा कर रहा था कि उसने अपनी आंखों से मुझे एक अमीर महिला के साथ गाड़ी में बैठते देखा है, तो कोई कह रहा था कि मेरे खर्च करने के तरीके से ही साफ पता चलता है कि मेरे पीछे कोई बड़ा सहारा है। कुछ लोग दावा कर रहे थे कि मुझे तो बहुत पहले ही
एक रियल एस्टेट उद्योग की अमीर महिला ने अपने संरक्षण में रख लिया था। उन्होंने इतनी विस्तार से कहानियां गढ़ी थीं कि पढ़ने वाला उन्हें सच मान बैठे। यहाँ तक कि कुछ धुंधली दूर से ली गई तस्वीरें भी पोस्ट की गई थीं। एक तस्वीर में हमारे घर की अपेक्षाकृत साधारण और कम दिखावटी मर्सिडीज कैंपस के गेट पर खड़ी थी और मैं उसमें बैठ रहा था। दूसरी तस्वीर देखकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया। वह फोटो ठीक उसी समय की थी जब नए सत्र की शुरुआत से पहले मैं कॉलेज के गेट पर अपनी माँ से बात कर रहा था। तस्वीर का कोण जानबूझकर बहुत चालाकी से चुना गया था। दूरी और एंगल की वजह से माँ का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। केवल उनकी उम्र का अंदाज़ा और पहनावा ही समझ में आ रहा था और मैं मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रहा था। तस्वीर देखने वाले को यह आसानी से लग सकता था कि हमारे बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है। उसी समय हॉस्टल के कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरे दोनों रूममेट अंदर आए। मुझे मेज़ के सामने बैठा देखकर वे साफ तौर पर एक पल के लिए चौंक गए। ने फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर अजीब सा नज़र मिलाई। ओह, वापस आ गए? उनमें से एक ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। आवाज़ न ज़्यादा ऊंची थी न ज़्यादा धीमी, बस इतनी कि मैं साफ सुन सकूं। कुछ लोगों को देखकर सच में समझ नहीं आता, ऊपर से कितने शरीफ और सीधे साधे बनते हैं। दूसरे ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। उसकी आवाज़ में बनावटी हमदर्दी भरी हुई थी। हाँ, सच कह रहे हो, हमारे साइक उन पर तरस आता है। पहले वह किसी के घर न जा पाने की चिंता में कितना परेशान था, यहाँ तक कि उसने अपनी ही छोटी सी अपार्टमेंट उसे रहने के लिए देने की भी बात की थी। लेकिन अब देखो, उसकी ज़रूरत ही कहाँ थी। उसके पास तो अपने बहुत से तरीके हैं, है ना? ये कहकर वे दोनों मेरे जवाब का इंतज़ार किए बिना ही अर्थपूर्ण ढंग से हंसने लगे, मानो उन्होंने मिलकर कोई बहुत बड़ा राजा उजागर कर दिया हो। मेरा दिल धीरे धीरे बैठता चला गया। डर की वजह से नहीं, बल्कि उनकी इस घटिया और नीच हरकत से मुझे घिन आने लगी थी। बिना सोचे भी मैं समझ सकता था कि इसके पीछे जरूर शू साइकून और सुवानजो का ही हाथ था। सीधे मुकाबले में वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इसलिए उन्होंने ये गंदी चाल चलने का रास्ता चुना था। उन्होंने अब ऐसी घटिया और गंदी चालें चलनी शुरू कर दी थीं ताकि मेरी छवि पूरी तरह खराब कर सके और मेरी बदनामी हो जाए। मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। कॉल क्लास मॉनिटर की थी। उसकी आवाज में साफ झिझक थी। ये जो वो छात्र मामलों के विभाग को तुम्हारे खिलाफ एक गुमनाम शिकायत मिली है। शिकायत में कहा गया है कि तुम्हारी निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें स्कूल की छवि पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसलिए उत्कृष्ट छात्र आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के चयन को लेकर शायद तुम्हें कुछ स्पष्टीकरण देना पड़े। मैंने शांत भाव से उसकी बात पूरी सुनी और सिर्फ एक वाक्य कहा, मुझे समझ आ गया। सच को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फोन रखने के बाद मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिर उनकी औकात भी बस इतनी ही थी। कुछ दिनों बाद विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट छात्र सम्मान समारोह भव्य रूप से मुख्य सभागार में आयोजित किया गया। मैं साधारण शर्ट और पैंट पहने हुए पुरस्कार विजेताओं के लिए निर्धारित पीछे वाले प्रतीक्षा क्षेत्र में जाकर बैठ गया। मैं अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि चारों तरफ से तरह तरह की निगाहें मेरी ओर उठने लगीं। कुछ जिज्ञासु, कुछ टोह लेने वाली, कुछ तिरस्कार से भरी हुई और कुछ तो बिल्कुल खुलकर मेरी बदकिस्मती पर खुश हो रही थी। शू साइकून और सू वानजो भी आ गए थे। वे दर्शक दीर्घा की पहली कतार में बैठे थे। शू साइकुन ने जानबूझकर एक पुरानी, फीकी पड़ चुकी टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी आंखों में चिंता और दुख का ऐसा दिखावटी भाव था, मानो वह मेरी गिरावट देखकर बेहद आहत हो। सुवान जो उसके बगल में बैठी थी। उसकी पीठ अब भी सीधी तनी हुई थी और चेहरे पर विश्वासघात झेलने के बाद का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे पुरस्कार समारोह में नहीं, बल्कि किसी नैतिक अपराधी के सार्वजनिक मुकदमे में शामिल होने आए हों। समारोह अपनी तय प्रक्रिया के अनुसार चलता रहा। जल्द ही सबसे प्रतिष्ठित उत्कृष्ट छात्र पुरस्कार की घोषणा का समय आ गया। जब मेरा नाम पुकारा गया, तब दर्शक दीर्घा में तालियों की एक ऐसी गूंज उठी जो बहुत उत्साहपूर्ण नहीं थी। उसके साथ साथ धीमी धीमी फुसफुसाहटें और चर्चाएं भी सुनाई दे रही थीं। मैं शांत चेहरे के साथ अपनी सीट से उठा
और मंच के बीचों बीच चल पड़ा। जैसे ही मैं स्कूल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हाथों से प्रमाण पत्र लेने वाला था, 1 मिनट, अचानक एक तेज आवाज गूंजी जिसने पूरे सभागार के गंभीर माहौल को तोड़ दिया। सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि सू वांजो अचानक अपनी सीट से खड़ी हो गई थी। उसके हाथ में एक यूएसबी ड्राइव थी। प्राचार्य महोदय, सभी सम्मानित नेताओं और शिक्षकों से मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि ये जो इस पुरस्कार के योग्य नहीं है। उसकी आवाज़ पूरे सभागार में गूंज उठी। उसका चरित्र और आचरण उत्कृष्ट छात्र के मानकों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरता। पल भर में सभी कैमरे और निगाहें उसी पर टिक गईं। शुसाइकुन भी उसके साथ खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ऐसा दर्द भरा भाव था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। जो बस, बहुत हुआ। मंच पर बैठे स्कूल के नेता और अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ पल के लिए किसी को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। अगले ही क्षण बड़े स्क्रीन पर मेरी और मेरी माँ की वह चोरी छिपे खींची गई तस्वीर दिखाई देने लगी। सब लोग देखिए, सुवांजो ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द और आक्रोश था मानो उसे बहुत बड़ा धोखा मिला हो। यही है ये जो और इसकी तथाकथित अमीर स्पॉन्सर। इसी को किसी अमीर औरत ने पाल रखा है। राष्ट्रीय अवकाश के दौरान ये दोनों खुलेआम बेहद करीबी अंदाज में घूम रहे थे। सबूत बिल्कुल साफ है। उस अमीर औरत ने इसके लिए प्राइवेट जेट तक का इंतज़ाम किया था। इसकी सारी ऐशो आराम की ज़िंदगी, महंगे खर्चे और लग्जरी कारों में आना जाना, सब कुछ इसी तरह हासिल हुआ है। यह कहकर वह मुड़ा और सीधा मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में गहरा दुख और आरोप साफ दिखाई दे रहे थे। ये जो, मैं पहले सोचता था कि तुम बस दिखावे और ऐशो आराम के पीछे भागते हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गिर जाओगे और खुद को इस हद तक बेच दोगे। आज तुम जिस मुकाम पर पहुंच गए हो, उसने मुझे बेहद निराश किया है। तुम्हें यह पुरस्कार पाने का आखिर क्या हक है? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी वह अमीर स्पॉन्सर ताकतवर और प्रभावशाली है? पास खड़ा शू साइकुन भी ठीक उसी समय जोर से आह भरते हुए बोला। उसने हाथ उठाकर अपने माथे को जोर से मल लिया और ऐसा चेहरा बना लिया मानो किसी अच्छे दोस्त को गलत रास्ते पर जाते देखकर उसका दिल टूट गया हो। पूरा सभागार एकदम शोर से गूंज उठा। सभी की निगाहें सर्चलाइट की तरह मुझ पर टिक गईं, मानो हर कोई मेरे जवाब और प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। लाउडस्पीकर से आती आवाज पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थी। कह लिया तुमने सब कुछ? मेरे ये शब्द सुनते ही पूरा सभागार अचानक स्तब्ध रह गया। हर कोई एक पल के लिए चुप हो गया। यहां तक कि सुवांजो और शू साइकुन भी, जो अभी अभी अपने नाटक के चरम पर पहुंचे थे, एक पल के लिए सन्न रह गए। उनकी कल्पना में इस समय मैं घबराया हुआ होता, चेहरा पीला पड़ चुका होता और अपने बचाव में एक शब्द भी न बोल पाता। लेकिन मैं वैसा बिल्कुल नहीं था। मैं इतना शांत था मानो यह पूरा तमाशा मुझसे ज़रा भी जुड़ा हुआ ना हो और मैं बस दर्शक बनकर इसे देख रहा हूँ। मेरी इस प्रतिक्रिया से सुवांजो के चेहरे की मांसपेशियां हल्की सी फड़क उठीं। ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा तालमेल बिगड़ गया हो। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और अपनी घबराहट छिपाने के लिए और भी ऊंची आवाज में बोली, ये जो, सबूत तो सबके सामने है। अब भी तुम्हारे पास सफाई देने के लिए क्या बचा है? क्या तुम यह कहोगे कि तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति तुम नहीं हो? तस्वीर में मैं ही हूं। मैंने माइक्रोफोन हाथ में लेते हुए शांत स्वर में कहा। मैं इसे नकारने की कोशिश भी नहीं कर रहा। फिर मैंने हल्की चिंता भरे अंदाज में आगे कहा, और मेरे बगल में खड़ी इस महिला ने सचमुच मेरे लिए एक प्राइवेट जेट का इंतजाम भी किया था। उन्होंने मुझे बहुत सारा जेब खर्च भी दिया है और हमारा रिश्ता भी बहुत करीबी है। मेरी बात खत्म होते ही पूरे सभागार में हंगामा मच गया। चारों तरफ फुसफुसाहट और बहस की आवाजें तेज होती चली गईं। इसने मान भी लिया। ये तो सचमुच खुलकर कबूल कर रहा है। कितना बेशर्म है। ऐसी बात भी कोई सबके सामने कहता है। सच है, इंसान का चेहरा देखकर उसकी असलियत नहीं पहचानी जा सकती। सिर्फ अच्छा दिखने से क्या होता है?
उधर सुवांजो और शू साइकुन के चेहरों पर एक साथ अविश्वास भरी खुशी की झलक दौड़ गई। उन्हें शायद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से उनके आरोपों को स्वीकार कर लूंगा। प्रिंसिपल सर, सभी आदरणीय नेताओं, सुवांजो उत्साह में लगभग उछल पड़ी। उसने कांपती उंगली से मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, आप सबने सुन लिया ना। उसने खुद अपने मुंह से सब कुछ कबूल कर लिया है। ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट और शर्महीन छात्र को यह पुरस्कार पाने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी पुरस्कार पात्रता तुरंत रद्द की जानी चाहिए और स्कूल को इसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि स्कूल में सही माहौल और अनुशासन बना रहे। शू साइकुन भी तुरंत ढोंगी हमदर्दी दिखाते हुए आग में घी डालने लगा। जो भाई, आपने सच में ऐसा कैसे कर लिया? हम भले गरीब हों, लेकिन हमें अपनी इज्जत और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। आपने ऐसा करके आंटी का सामना करने लायक भी खुद को नहीं छोड़ा। मंच पर बैठे कई स्कूल अधिकारी और नेता भौहें सिकोड़ कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। स्थिति साफ तौर पर मेरे खिलाफ जाती दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि माहौल पूरी तरह एक तरफा हो चुका है और अगले ही पल मुझे सबके सामने दोषी ठहरा दिया जाएगा। तभी मैं अपने बेटे को जेब खर्च दूं, उसे स्कूल छोड़ूं, वापस घर लेकर आऊं, तो ये कब से ऐसा नैतिक अपराध बन गया जिसके लिए मुझे स्कूल के सामने सफाई देनी पड़े। एक स्पष्ट, दृढ़ और प्रभावशाली महिला स्वर ऑडिटोरियम के साइड गेट की ओर से गूंजा। उस आवाज ने पल भर में पूरे सभागार के शोर को थाम दिया। हर कोई चौंक कर मुड़ा और एक साथ आवाज की दिशा में देखने लगा। तभी लोगों ने देखा कि ऑडिटोरियम का साइड दरवाजा न जाने कब खुल चुका था। मैंने देखा कि आमतौर पर बहुत कम दिखाई देने वाले और हमेशा गंभीर रहने वाले प्रिंसिपल साहब इस समय एक मध्यम आयु की महिला के साथ तेज कदमों से अंदर आ रहे थे। उस महिला का व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उनकी लंबी और सीधी कदकाठी, शरीर पर बेहतरीन फिटिंग वाला गहरे रंग का प्रोफेशनल सूट और चेहरे पर वर्षों तक बड़े पदों पर काम करने से पैदा हुई गरिमा और अधिकार साफ झलक रहे थे। उनकी नज़रें तलवार की धार जैसी तेज थीं। जैसे ही वे अंदर आईं, उनकी ठंडी और पैनी निगाह सीधे मल्टीमीडिया कंट्रोल डेस्क के पास खड़ी सुवांजो और उसके बगल में खड़े अचानक पीले पड़ चुके शू साइकुन पर जा टिकी। वह महिला कोई और नहीं, मेरी माँ थी। और इस समय प्रिंसिपल साहब मेरी माँ से आधा कदम पीछे चल रहे थे। उनके चेहरे पर झुंझलाहट और असहजता बिल्कुल छिप नहीं रही थी। मेरी माँ के कुछ कहने से पहले ही प्रिंसिपल ने माइक्रोफोन उठा लिया। उनकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस किया जा सकता था। चेयरवुमन गु चंगशी को यह पता चला कि आज हमारे स्कूल में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से समय निकालकर यहां आकर समारोह का अवलोकन करने का निर्णय लिया था। यह हमारे स्कूल की शैक्षणिक उपलब्धियों के प्रति उनका सम्मान और समर्थन दर्शाता है। इतना कहकर प्रिंसिपल का स्वर अचानक बदल गया। उनकी तीखी निगाहें सीधे सुवांजो और शू साइकुन पर जा टिकीं। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा? हमने देखा एक सुनियोजित साजिश जो चेयरवुमन गु और उनके बेटे ये जो के खिलाफ दुर्भावना से रची गई थी। माँ बेटे, ये दो शब्द मानो किसी भारी बम की तरह पूरे सभागार में फट पड़े। एक पल में पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। हर व्यक्ति की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उधर मैंने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर धीरे से पुकारा, माँ। मेरी आवाज में हल्की सी शिकायत भी थी और वह राहत भी जो किसी बच्चे को अपने अभिभावक के पहुंच जाने पर महसूस होती है। मेरी माँ तभी मंच पर चढ़ी। उन्होंने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ फेरा। फिर उनकी ठंडी और कठोर नज़र पूरे सभागार में फैले पूरी तरह शांत हो चुके लोगों पर घूमी। आखिर में उनकी नज़र सुवांजो पर आकर ठहर गई, जिसके चेहरे से अब खून का एक कतरा भी मानो गायब हो चुका था। मेरी माँ ने शांत लेकिन बेहद प्रभावशाली स्वर में कहा, मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी कि अपनी आंखों से देख सकूं कि मेरा बेटा हर दिन किस तरह के माहौल में पढ़ता और जीवन बिताता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतना रोमांचक होगा। उसने जानबूझकर आखिरी दो शब्दों पर जोर दिया। उसके स्वर में व्यंग्य और तंज साफ झलक रहा था।
पूरा सभागार एकदम शांत हो गया। ऐसी खामोशी छा गई कि मानो सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। सुवानजो के चेहरे पर अब केवल अवर्णनीय डर और निराशा बची थी। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा था और वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी रह पा रही थी। शू साइकुन की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी ताकत एक झटके में निकल गई हो। वह लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गया और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। प्राचार्य ने गहरी सांस ली। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वे अपने भीतर के क्रोध को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज फिर भी कांप रही थी। सुवांजो, शू साइकुन, तुम दोनों ने तो हद ही कर दी है। प्राचार्य की गरजती हुई आवाज शांत सभागार में गूंज उठी और सुनने वालों के कान सुन्न हो गए। सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर तुम लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना ली, किसी के बारे में दुर्भावनापूर्ण अटकलें लगाई, गुमनाम शिकायतें करना और फिर इतने गरिमामय पुरस्कार समारोह में खुलेआम अपने ही सहपाठी पर झूठे आरोप लगाना। ये कैसा व्यवहार है? ये बदनामी फैलाना है। ये चरित्रहीनता और गंभीर अनुशासनहीनता है। क्या तुम लोगों की नज़रों में स्कूल के नियम कानून और अनुशासन की कोई कीमत ही नहीं रह गई है? प्राचार्य इतने क्रोधित थे कि उनकी उंगलियां तक हल्के हल्के कांप रही थीं। ये जो की माँ हमारे स्कूल की नई लाइब्रेरी भवन की प्रमुख दानदाताओं में से एक है। वह चेनशी छात्रवृत्ति कोष की संस्थापक भी हैं। डायरेक्टर गु इतनी व्यस्तता के बावजूद स्कूल के विकास की चिंता करती हैं और आज सिर्फ अपने बेटे से मिलने यहाँ आई थीं। लेकिन तुम लोगों ने उनकी मौजूदगी का ऐसा गलत मतलब निकाला, उन्हें और उनके बेटे को इतनी दुर्भावनापूर्ण तरीके से बदनाम किया। तुम लोगों ने सिर्फ ये जोऊ का नहीं, पूरे स्कूल का अपमान किया है। प्राचार्य का हर शब्द किसी भारी थप्पड़ की तरह था, जो लगातार सुवांजो और शू साइकुन के चेहरों पर पड़ रहा था। अब नीचे बैठे सभी लोग पूरी सच्चाई समझ चुके थे। सुवांजो और शू साइकुन की ओर देखने वाली निगाहें, जो कुछ देर पहले तक सहानुभूति और हमदर्दी से भरी थीं, अब पूरी तरह घृणा, तिरस्कार और नफरत में बदल चुकी थीं। हे भगवान! तो ये पूरा नाटक इन्हीं दोनों ने खुद रचा था। इनकी हिम्मत कैसे हुई निवेशक के बेटे पर ऐसा झूठा आरोप लगाने की? खुद की सोच इतनी गंदी है, इसलिए इन्हें हर चीज गंदी ही दिखाई देती है। माँ बेटे के रिश्ते को लेकर भी झूठी अफवाह गढ़ दी। इससे ज्यादा घटिया और क्या हो सकता है? मैं तो पहले समझता था कि सू वांजो बहुत दयालु है और शू साइकुन बहुत ईमानदार है। सच में मेरी ही आंखें धोखा खा गईं। इनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है तो ड्रामा स्कूल में दाखिला क्यों नहीं ले लेते? सभागार में चर्चाओं और आलोचनाओं का शोर लहरों की तरह उठने लगा। हर एक टिप्पणी मंच पर खड़े उन दोनों के दिल में सुई की तरह चुभ रही थी। सू वांजो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके पैरों में अचानक जान नहीं रही और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा राख की तरह सफेद पड़ चुका था और आंखों में सिर्फ निराशा और हताशा बची थी। वह बेसुध सी बड़बड़ा रही थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने उसकी ओर ठंडी नज़र से देखा। वह नज़र ऐसी थी जैसे कोई इंसान किसी तुच्छ कीड़े मकोड़े को देख रहा हो। अंत में उनकी नज़र फिर मुझ पर आकर ठहर गई और पल भर में नरम हो गई। आजो, तुम्हें बहुत अन्याय सहना पड़ा है। मैंने हल्के से सिर हिलाया, फिर माइक अपने हाथ में लेकर कहा, सुवांजो, शू साइकुन, क्या तुम दोनों को लगता था कि मैंने लगातार 3 रातें जागकर ट्रेन की टिकट पाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि मेरे पास घर जाने का यही एक तरीका था और मैं इसी लायक था? क्या तुम्हें लगता था कि मैं हमेशा सादे कपड़े इसलिए पहनता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों में महंगे ब्रांड्स खरीद ही नहीं सकता? क्या तुम्हें लगता था कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ, तुमसे बहस नहीं करता इसलिए क्योंकि मैं हीन भावना से ग्रस्त हूँ और आसानी से दबाया जा सकता हूँ? मेरी आवाज़ धीरे धीरे ऊंची होती गई। हर सवाल किसी भारी हथौड़े की तरह था जो सीधे उनके दिलों पर चोट कर रहा था। और यह कि मुझे किसी अमीर औरत के सहारे जीना पड़ेगा। मैं हल्का सा हंसा। सच कहूं तो यह इस साल का सबसे मज़ेदार मजाक है जो मैंने सुना है। सुवानजो ने सिर और भी नीचे झुका लिया।
उसकी आंखें जमीन पर जमी हुई थीं और अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह एक बार मेरी ओर नजर उठाकर देख सके। मैं टिकट इसलिए नहीं ले रहा था कि कुछ खास करूं, बस मैं उस इंसान के साथ एक साधारण सा अनुभव जीना चाहता था, घर लौटने के लिए मिलकर कोशिश करने का। मेरी नज़र तेजी से सुवांजो पर पड़ी। अफसोस, तुम इसके लायक नहीं हो। फिर मेरी नज़र नीचे बैठे सभी लोगों के चेहरों पर गई। मेरे नंबर, पूरी क्लास में पहला स्थान। जो भी सम्मान मैंने हासिल किए हैं, सब खुले तौर पर जांचे जा सकते हैं। हर एक अंक मैंने अपनी मेहनत से पाया है, लाइब्रेरी में जाकर, रातों को पढ़कर, सवाल हल करके। इस बात पर क्या किसी को कोई आपत्ति है? मैंने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर में मेरी नजर उस शख्स पर टिक गई जो लगभग अपनी कुर्सी के पीछे सिमट चुका था। और जहां तक शू साइकुन की बात है, जिस प्रोजेक्ट को छीनने के लिए तुमने हर चाल चली, जिस नाम को बदनाम करने की कोशिश की, और यहां तक कि तुम्हारे पास खड़ी वह लड़की जिसे तुम किसी परी से कम नहीं समझते थे, मेरी नज़रों में कभी ऐसी कोई अनमोल चीज़ नहीं थी जिसके लिए मुझे किसी से मुकाबला करना पड़े। जिस चीज़ को तुम खजाने की तरह संभालते रहे, वह मेरे लिए बस ऐसा कचरा थी जिसे मैं किसी भी समय फेंक सकता था। यह कहकर मैंने उन्हें एक और नज़र देखने की जहमत भी नहीं दी। मैंने सहजता से माइक्रोफोन पास खड़े संचालक को वापस थमा दिया। ये तमाशा अब समाप्त हो चुका था। बाद में सुवांजो ने कई बार मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की। आजो, मुझे नहीं पता था। सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था, वह हकलाते हुए बोली। यह सब शू साइकुन ने मुझे उकसाया था। वे तस्वीरें भी उसी ने खींची थीं। मैंने उसकी ओर देखा। वह बुरी तरह घबराई हुई थी और अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए सारा दोष किसी और पर डालने की कोशिश कर रही थी। उसे देखकर मुझे अचानक हंसी भी आई और दया भी। मैंने शांत स्वर में पूछा, जानती हो, मैंने तुम्हें अपने परिवार की असली स्थिति के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? वह कुछ क्षण स्तब्ध खड़ी रही। फिर उसने उलझन भरे भाव से धीरे धीरे सिर हिला दिया। नहीं, क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि अगर मेरे सारे बाहरी ठाट बाट, पारिवारिक हैसियत और पहचान हटा दी जाए, अगर मैं सिर्फ एक बिल्कुल साधारण इंसान होता, तो क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती, या सिर्फ उन चीजों से जो मेरे पास हैं? मैंने धीमे स्वर में कहा, और अब मुझे उसका जवाब मिल गया है। इतना कहकर मैं मुड़ गया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं समझी। अगले ही दिन मैंने औपचारिक रूप से स्कूल में हॉस्टल बदलने के लिए आवेदन दे दिया। साथ ही सुवांजो और शू साइकुन के सभी फोन नंबर और संपर्क माध्यमों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। माँ सही कहती थी, दौलत का दिखावा करना भले अच्छी बात ना हो, लेकिन कभी कभी यह इंसानों की असली पहचान देखने का सबसे तेज तरीका बन जाता है। उस दिन के बाद हमारे रास्ते पूरी तरह अलग हो गए। जो लोग मेरे जीवन में सिर्फ एक गुजरता हुआ अध्याय थे, वे वहीं रह गए, और मैं अपने सामने फैली उस विशाल दुनिया की ओर बढ़ गया जो वास्तव में मेरी थी। समाप्त।